हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे हों। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, जिसमें हमारा 7th चैप्टर चल रहा है द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि पी ब्लॉक के तत्वों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, तो पी ब्लॉक के तत्व क्या है पहले हम वो समझेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लीजिए। पी ब्लॉक के तत्व। अब ये पी ब्लॉक के तत्व क्या हैं आपके, जैसे कि आपने 11th क्लास में भी पी ब्लॉक के बारे में पढ़ा है। ठीक है, तो पी ब्लॉक के तत्व कौन से थे? जिनका जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा ना बच्चे, वो कहाँ जा रहा होगा? आपकी पी ऑर्बिटल में जा रहा होगा। यानी जब आप क्या देखेंगे, जब आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट की आपकी शेल होगी उसमें पी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यानी कि कैसा उसका कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है? NS2NP126, ये उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। किसका? आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें जिस वैलेंस शेल की हम बात कर रहे हैं उस वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि जो संयोजी कोश है उस संयोजी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है NS2NP126। अब आप कहेंगे कि आपने सिर्फ पी ब्लॉक की बात की है तो यहाँ पे S क्यों आया? क्योंकि आपको पता है कि P से पहले S ऑर्बिटल भरी जाती है अफबाउ के नियम के अनुसार। ठीक है, अफबाउ ने क्या कहा कि एनर्जी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में हम ऑर्बिटल्स को भरेंगे। तो जब ऊर्जा का हम बढ़ता हुआ क्रम देखते हैं तो S पहले आती है, देन उसके बाद P आती है। सेम शेल की बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये इस प्रकार क्या हो गया? संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन का विन्यास हो गया। सारे पी ब्लॉक के तत्वों का जो संयोजी कोश होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होता है NS2NP126, क्योंकि P में आपके 6 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, क्योंकि उसमें 3 ऑर्बिटल हमने देखी थी। कौन कौन सी? Px, Py एंड Pz। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 से 6 तक के आपके इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। क्लियर है? इतना हम बेसिक समझते हैं पी ब्लॉक के बारे में। अब ये पूरी जो आवर्त सारणी है, यानी कि आपका क्या है, मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हम जब क्या देखते हैं, तत्वों को किस प्रकार से बांटा गया है? कुछ आवर्त के रूप में लिखे गए हैं यानी पीरियड्स के रूप में, एंड ग्रुप्स में यानी वर्ग में उनको विभाजित किया गया है। तो जो एक वर्ग में आने वाले तत्व होते हैं उनके गुणधर्मों में समानता देखने को आपको मिलती है। ठीक है, तो उन्हीं वर्गों की बात हम करेंगे। तो जब हम पी ब्लॉक के तत्वों की बात करते हैं तो वर्ग 13 से लेकर के वर्ग 18 तक, यानी ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 आपको क्या मिलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। क्लियर है? ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 ये हमारे क्या हो गए? सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। ओके, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। इनमें 11th क्लास में आप ऑलरेडी 13 और 14 ग्रुप को स्टडी कर चुके। ठीक है, यहां पर इस क्लास में हम ग्रुप 15 को स्टडी कर रहे हैं, जहां पर ये ग्रुप 15 है आपका, जिसको हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। नाइट्रोजन फैमिली क्यों कहा जाता है? इस ग्रुप का पहला जो एलिमेंट है वो क्या है? नाइट्रोजन। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा गया? नाइट्रोजन फैमिली कहा गया। इसमें आपके टोटल कितने? 6 एलिमेंट्स आते हैं, यानी कि 6 तत्व आते हैं, जिनमें हम कहते हैं कि मॉस्कोवियम को यहाँ पर बहुत ज्यादा स्टडी नहीं किया गया है। मॉस्कोवियम क्योंकि उसके रसायन ज्यादातर ज्ञात नहीं है, इस वजह से। बाकी आपके कितने? 5 तत्वों को हम बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ेंगे, उनके भौतिक गुणधर्म, उनके रासायनिक गुणधर्मों को अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर है? तो नाइट्रोजन फैमिली में पहला तत्व नाइट्रोजन, देन फॉस्फोरस, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी, देन बिस्मथ, ये सारे तत्व हो गए। ठीक है, बेसिक चीजें आपको आवर्त सारणी के बारे में क्या पता है कि जब आप किसी वर्ग में
ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, कैसे चल रहे हैं आप, ऊपर से नीचे की ओर चल रहे हैं, तो आपको क्या दिखता है, परमाणु के क्रमांक में वृद्धि होते हुए दिखती है। यानी कि जो एटॉमिक नंबर होगा वो इंक्रीज होता है। कब, जब आप किसी भी वर्ग में, ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। क्लियर है? तो जिस प्रकार यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक, देन फास्फोरस का, आर्सेनिक का, एंटीमनी का, बिस्मथ का, तो धीरे धीरे परमाणु क्रमांक बढ़ता है। जब परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ आपको क्या देखने को मिलता है कि परमाणु के द्रव्यमान में भी वृद्धि होती है। क्लियर है? जब जो आपका नाभिक है उसमें प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, यानी परमाणु का क्रमांक बढ़ रहा है। जब प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि हो रही है तो प्रोटॉनों के साथ साथ न्यूट्रॉनों की संख्या में भी वृद्धि होगी। प्रोटॉन धन न्यूट्रॉन, जो टोटल आप उसका निकालेंगे, दैट इज द्रव्यमान संख्या, और आप क्या कहते हैं उसको, मास नंबर कहते हैं, ठीक है, उसमें वृद्धि होगी। तो यानी जब आप वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु क्रमांक के साथ साथ द्रव्यमान संख्या में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ये दो चीजें पढ़ने के बाद हम किस कंक्लूजन पे निकले थे, पहला कि जब परमाणु के क्रमांक में वृद्धि हो रही है, दैट मीन्स कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी तो अब इलेक्ट्रॉन अपने लिए अलग अलग एनर्जी शेल ढूंढेंगे, यानी ऊर्जा के स्तर ढूंढेंगे जिनमें उनके पाए जाने की संभावना होगी। क्लियर है? जब वो अलग अलग एनर्जी लेवल पे जाएंगे तो धीरे धीरे परमाणु का आकार बढ़ेगा। ओके, तो यानी परमाणु क्रमांक के बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ा, परमाणु का आकार बढ़ा। परमाणु का आकार बढ़ने का क्या अर्थ है बच्चे, कि वहां पर जो परमाणु की त्रिज्या है, एटॉमिक रेडियाई है, उसमें भी क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी कि वो भी धीरे धीरे बढ़ेगा। ओके, दूसरा पॉइंट हमने क्या कहा, द्रव्यमान संख्या या परमाणु का जो द्रव्यमान है उसमें वृद्धि हो रही है जब हम ऊपर से नीचे की ओर चल रहे हैं। तो द्रव्यमान किस पर आपका क्या देखते हैं वहां पर, डेंसिटी यानी घनत्व। जब द्रव्यमान ऊपर से नीचे चलने पर बढ़ रहा है, यानी कि नाइट्रोजन से बिस्मथ पर आप आते हैं तो क्या देखते हैं कि नाइट्रोजन का द्रव्यमान कम है बिस्मथ की तुलना में, यानी बिस्मथ का ज्यादा है। दैट मीन्स कि घनत्व भी किसका ज्यादा होगा, बिस्मथ का, क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो जैसे जैसे मास इंक्रीज करेगा उसके साथ साथ आपकी डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो यानी ग्रुप में आप जब ऊपर से नीचे आए तो आपने क्या देखा, घनत्व में भी वृद्धि होते हुए देखी। क्लियर है इतना? चलिए आगे समझते हैं। द पी ब्लॉक एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ग्रुप 13 to 18 of the periodic table are called p block elements. Then general electronic configuration of p block elements, ये आपने देख लिया था, क्या था आपका, ns2np126। n नंबर की क्या है, शेल है, ये क्या हो सकती है, 2s हो सकती है, 3s हो सकती है, 4s हो सकती है। जैसे हम नाइट्रोजन के केस में क्या होता है, 2s होती है और 2p। फास्फोरस के केस में 3s 3p। आर्सेनिक के केस में 4s 4p। एंटीमनी जो आपका है उसके केस में क्या हो जाता है, 5s 5p। और बिस्मथ के केस में होता है 6s 6p। ठीक है, तो वहां पर s में आपके कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, दो ही आते हैं, एक ही ऑर्बिटल होती है, एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन। p में आपकी तीन ऑर्बिटल होती है, px py एंड pz। तो एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन, टोटल तीन, तो 6, मैक्सिमम 6 आ सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इस ग्रुप का यानी कि ग्रुप 15 का जो आपका संयोजी कोश है उसके इलेक्ट्रॉनों को का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो वो क्या होता है, वो आपका होता है ns2 np3। क्लियर है? ये तो किसका हो गया, ये सभी p ब्लॉक के तत्वों का हो गया कि उनका ये होगा। ठीक है, संयोजी कोश, यानी जब आप उनका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ना तो लास्ट में ये आएगा, ये टर्म आएगी। क्लियर है? लेकिन जब हम सिर्फ ग्रुप 15 की बात करेंगे, वर्ग 15 की बात करेंगे, तो उसके संयोजी कोश यानी कि जो उनका क्या होगा, वैलेंस शेल होगा, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा ns2 np3। क्लियर है बच्चों? तो इतना आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। नेक्स्ट है आपका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, यानी कि प्रतिनिधित्व तत्व। क्या हो गया, रिप्रेजेंट करना यानी प्रतिनिधित्व करना।
तो किस चीज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? पूरी जितनी एलिमेंट्स की फैमिली है ना, उनका प्रतिनिधित्व। और उनका प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें अपने अष्टक पूरे नहीं है, यानी कि उनमें कुछ ना कुछ वैलेंस और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। ठीक है, जब अनपेयर्ड यानी कि जिनका युग्मन नहीं हुआ, या आप क्या कहेंगे कि जिन्होंने जोड़े नहीं बनाए दो दो इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, अनपेयर्ड है इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करता है? वो फ्रेंडशिप करता है दूसरे से। दैट मीन्स कि बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, फ्रेंडशिप आपकी नॉर्मल लैंग्वेज में हो गया, केमिस्ट्री में आप बोलेंगे बॉन्डिंग करेंगे। तो बॉन्डिंग करने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना आवश्यक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको कहां मिलते हैं? एस और पी ऑर्बिटल, या आप क्या कहेंगे? एस ब्लॉक में जितने भी आपने तत्व पढ़े वो, और जो पी ब्लॉक के तत्व हैं ये, इन सब में आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, या वैलेंस शेल मिलती हैं, और उन वैलेंस शेल में दूसरा कोई बाहर से अपना इलेक्ट्रॉन देगा। दैट मीन्स कि वो क्या करेगा? अभिक्रिया करने जाएगा। ठीक है, तो अभिक्रियाशील होते हैं ये एस और पी ब्लॉक के तत्व, जिनके कारण इनको क्या कहा जाता है? प्रतिनिधित्व तत्व, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये क्या हो गए आपके? प्रतिनिधित्व तत्व। तो होपफुली इतना आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो पी ब्लॉक में जितने भी आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं ना, इनको कलर्स में दिखाए गए हैं। ये जो ब्लू कलर है ये मेटल्स के लिए है, जो जो यहाँ पर आपको ब्लू कलर का दिख रहा है ये सब क्या है? मेटल्स है। जो आपको ये ग्रीन कलर के दिख रहे हैं ये सारे क्या है? मेटेलॉइड्स हैं, यानी कि आपका क्या है? उपधातुएं हैं। वहीं पर ये वायलेट कलर का जो है ये नॉन मेटल्स हैं, यानी कि अधातुएं हैं। और जो पिंक कलर में है आपका, ये सारे क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। ये यहाँ पर जनरल था आपके किसके बारे में? पी ब्लॉक के बारे में। ग्रुप 15 को और अच्छे से समझने पर हमें क्या मिलता है कि नाइट्रोजन फैमिलीज को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रुप का पहला एलिमेंट नाइट्रोजन है। ठीक है, तो ज्यादातर आप ग्रुप को जब पढ़ते हैं तो उस पहले एलिमेंट के साथ फैमिली ऐड करके बता दिया जाता है, जैसे कार्बन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, यहीं पर आप नाइट्रोजन फैमिली को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ बिलोंग टू कॉन्फ़िगरेशन इज, इनका कॉन्फ़िगरेशन आपका वैलेंस शेल का क्या होता है? अभी बताया था मैंने, NS2NP3। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेगा किसका? वैलेंस शेल का, यानी संयोजी कोष का विन्यास ये होगा। ठीक है, चलिए ग्रुप 15 5 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर एनर्जी लेवल। तो आप ग्रुप 15 में और क्या देखते हैं? आपको एक वर्ग की ये भी आपको प्रॉपर्टी या गुणधर्म पता होता है कि एक वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे चलने पर सारे तत्वों को देखते हैं तो उन सारे तत्वों की संयोजकता समान होती है, या आप क्या कहते हैं? उनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि सब में आपको क्या मिलते हैं? बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। क्लियर है? देन टेंड टू शेयर इलेक्ट्रॉन, और क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं और फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स विद अदर एलिमेंट्स। जहां पर भी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की जाती है, यानी कि साझेदारी की जाती है, वहां पर क्या फॉर्म होते हैं? आपके कोवेलेंट फॉर्म, यानी कि सहसंयोजी बंध बनते हैं। क्लियर है इतना? चलिए जल्दी से इसे नोट करेंगे, फिर हम आगे पढ़ेंगे इसमें। चलिए, तो इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको? इसमें आपको दिख रहे हैं ये 5 मेन तत्व, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक यहाँ पर दिया गया है 7, फॉस्फोरस का आपका कितना है? 15, आर्सेनिक का है 33। नाइट्रोजन फैमिली में जो आपकी अधातु होती है, यानी कि नॉन मेटल, वो क्या होते हैं? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होते हैं। क्लियर है? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस क्या हो गई? अधातुएं हो गई। जहां पर नाइट्रोजन आपको गैस के रूप में मिलती है, मेटेलॉइड यानी उपधातुएं होती हैं आपकी आर्सेनिक और एंटीमनी, और वहीं पर मेटल, एक पुअर मेटल भी जिसे कहा जाता है, वो क्या होती है? आपकी बिस्मथ होती है। ठीक है, ऑल मेंबर्स ऑफ द नाइट्रोजन फैमिली हैव 5 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल। ठीक है, यानी आउटर मोस्ट शेल, जो बाह्यतम कोश है, बाह्यतम कोश में आपका क्या है? बाह्यतम कोश में
इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो वो कितनी होती है? 5 होती है। क्लियर है? These elements lose इलेक्ट्रॉन इजीली, ये क्या करते हैं? इजीली इलेक्ट्रॉन अपना दे देते हैं। इसको भी आप अभी अच्छे से पढ़ें। चलिए, इस प्रकार से हमने अलग अलग गुणधर्म देखे थे अपने कि पी ब्लॉक में क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। एट 293 केल्विन, 293 केल्विन तापमान पर आपका जो तत्व है वो किस अवस्था में पाया जाएगा? भौतिक अवस्था में पाया जाएगा। ठीक है, यानी फिजिकल स्टेट वो यहाँ पर बता रहे हैं। तो नाइट्रोजन आपको गैसियस स्टेट में मिलता है, फास्फोरस आपको सॉलिड ठोस अवस्था में मिलता है, वहीं पर आर्सेनिक भी आपको ठोस अवस्था में मिलेगा। कब? इतने तापमान पर, जब वहां पर आसपास का तापमान 293 केल्विन यानी 293 केल्विन होगा। उस टेम्परेचर पर आपको नाइट्रोजन गैस के रूप में मिल रही है, फास्फोरस सॉलिड यानी ठोस के रूप में मिल रही है, आर्सेनिक भी आपको सॉलिड के रूप में मिल रही है, एंटीमनी आपको सॉलिड के रूप में मिल रही है, एंड बिस्मथ भी आपको सॉलिड के रूप में प्राप्त हो रही है या मिल रही है। ओके, क्लियर है? एटॉमिक नंबर हमने पहले देख लिया था, 7 नाइट्रोजन का होता है, फास्फोरस का 15 होता है, आर्सेनिक का 33 होता है, एंटीमनी का 51 एंड बिस्मथ का कितना होता है? 83। ओके, आइसोटोप्स की बात करें तो इनके आइसोटोप्स मिलते हैं, जैसे नाइट्रोजन का आपका 7n14, 7n15 मिलता है, फास्फोरस का एक ही होता है P31, आर्सेनिक का 75, आर्सेनिक यानी 75, ये क्या है इसका एटॉमिक मास होगा। ओके, वहीं पर एंटीमनी का 121 वाला मास नंबर जिसका होगा और 209 बिस्मथ वाला। ओके, क्लियर है? बाद में एटॉमिक मास की बात करते हैं तो ये कितना है? 14 है नाइट्रोजन के लिए, 30.97 या 31 भी आप इसको लेते हैं, 74.92 कितना हो गया? आर्सेनिक का हो गया। ये किसका है? फास्फोरस का है, 30.97। देन आर्सेनिक का 74.92, एंटीमनी का होता है 121.76 एंड 209.98 होता है आपका बिस्मथ का। ठीक है, इन्हीं से हमने क्या बोला था कि देखो बच्चे, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, परमाणु क्रमांक के बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से क्या होगा? धीरे एनर्जी शेल्स चाहिए ना, अलग अलग कक्षाएं चाहिए इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या चूंकि बढ़ रही है, देखो पहली वाली जो के शेल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल में आपके कितने आते हैं? 8 ही आते हैं, एम बोलता है मैं 18 इलेक्ट्रॉन रखूंगा, देन एन के पास जाते हैं। इस तरह से शेल बढ़ते रहते हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी शेल बढ़ेगी। तो जब आपकी यहाँ पर माना 2 ही शेल हैं तो परमाणु की त्रिज्या इतनी ही है, कहीं पर अगर 4 शेल हो गई तो वहां पर परमाणु की त्रिज्या इतनी बड़ी हो गई। ठीक है, तो यानी जैसे जैसे परमाणु का क्रमांक बढ़ा, परमाणु का आकार उसके साथ बढ़ता है, और चूंकि परमाणु का आकार बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है कि परमाणु की त्रिज्या में भी वृद्धि हो रही है। तो जब आप नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ चलते हैं तो परमाणु की त्रिज्या में वृद्धि होती है, और आपको यहाँ पर द्रव्यमान में वृद्धि होते हुए दिख रही है, इसका मतलब घनत्व भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि घनत्व कहता है घनत्व बराबर होता है आपका द्रव्यमान बटे आयतन। तो चूंकि द्रव्यमान बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है ना आपका, ये डेंसिटी क्या हो गया? डी से लिख रही हूं मैं, डी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो जैसे जैसे मास इंक्रीज हो रहा है, नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ चलने पर मास बढ़ रहा है, तो जब द्रव्यमान बढ़ रहा है तो इससे क्या होगा? डेंसिटी भी बढ़ेगी यानी घनत्व भी बढ़ेगा। तो हम क्या देखते हैं, जब नाइट्रोजन से आपका बिस्मथ की तरफ को चलेंगे तो डेंसिटी यानी कि घनत्व में भी वृद्धि होते हुए दिखेगी। ओके, वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इससे पहले हमने क्या बताया था आपको कि जो वैलेंस शेल होगी यानी सबसे बाहर की जो शेल होगी ना, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS2 यानी कि S वाली में 2 इलेक्ट्रॉन और NP3 P वाली में 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, सबसे पहले नाइट्रोजन का हीलियम के समान है, पहली वाली जो शेल होगी तो उसमें 2 ही आते हैं आपके, तो उसके बाद आप क्या कहेंगे? 1s2, 2s2 और 2p3 ये होता है। तो लास्ट की शेल देखिए, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 3 इलेक्ट्रॉन, वहां हमने वही बताया था कि S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 3s2 3p3, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 3 इलेक्ट्रॉन। ओके, और आपको ये 2 क्या बता रहे हैं? आपको 2s लिखा है, 3s यानी नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं। क्लियर है? यहाँ पर
4s2 4p3, ये भी उसी के समान है, s में 2 p में 3। यहां पर 5s2 5p3, s में 2 p में 3, 6x2 6p3। क्लियर है? तो सबके वैलेंस शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो समान है, जो कि क्या है, ns2 np3, जहां पर n क्या बता रहा है, नंबर ऑफ शेल बता रहा है कि कौन से नंबर की वो शेल होगी। क्लियर है? इतना। एटॉमिक रेडियस हमने देख लिया कि एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे क्या हुआ, परमाणु का क्रमांक बढ़ा। डेंसिटी की बात की तो डेंसिटी भी आपको बढ़ते हुए दिख रही है, घनत्व। ओके, मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो गलनांक भी हमको क्या दिखता है, बढ़ता हुआ दिखता है। फिर यहाँ पर से हमको ये द्रव्यमान घटता हुआ दिखता है। यहाँ तक आपका इंक्रीज करता है, कहाँ तक, आर्सेनिक तक। आर्सेनिक के बाद एंटीमनी पर जाने पर, क्योंकि डी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन होता है, वहां पर डी ऑर्बिटल भी आ जाती है, तो डी ऑर्बिटल के कारण निविड़ संकुलित संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं, जिसके कारण आर्सेनिक से आपका एंटीमनी पर आने पर क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक होता है वो कम होता है। और फिर एंटीमनी से बिस्मथ पर जब चलते हैं तो बिस्मथ में डी के साथ साथ एफ ब्लॉक का भी इंट्रोडक्शन होता है वहां पर, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर डिक्रीज कर जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि जो गलनांक होता है यानी मेल्टिंग पॉइंट, वो नाइट्रोजन से लेकर आर्सेनिक तक बढ़ता है। इसका बेसिक जो कॉमन जो आपका, आप क्या कहेंगे, प्रॉपर्टी है या जिसके आधार पर आप बताएंगे, चूंकि नाइट्रोजन आपका गैसियस स्टेट में होता है जो कि एक अधातु है, और अधातु का गलनांक क्या होता है, कम होता है, किसके तुलना में, उपधातु या फिर अधातुओं की तुलना में, ठीक है, इसकी वजह से इसका गलनांक कम है। लेकिन दूसरा क्या है, दूसरा यह है कि यहां तक तो बढ़ेगा, कहां तक, आर्सेनिक तक। आर्सेनिक के बाद एंटीमनी पर जाने पर, चूंकि वहां पर डी ऑर्बिटल आ गई है, और एंटीमनी से बिस्मथ पर जाने पर, चूंकि वहां पर एफ ऑर्बिटल आ गई है, डी के साथ साथ एफ ऑर्बिटल भी आ गई है, इस वजह से क्या हो रहा है, निविड़ संकुलित संरचनाएं कम बन रही हैं, जिनके कारण मेल्टिंग पॉइंट घट रहा है। क्लियर? देन बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट किस पर निर्भर करता है, बॉइलिंग पॉइंट निर्भर करता है आपका वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर। और वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पर काम करता है, किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर। तो यानी जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ेगा वैसे वैसे वॉन्डर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, और उसके बढ़ने से क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो आप क्या देख रहे हैं, नाइट्रोजन से बिस्मथ तक चलने पर आपका द्रव्यमान बढ़ता है, एटॉमिक मास जो है वो इंक्रीज होगा। चूंकि एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन बढ़ेगा, और वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन के बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज आपको होते हुए दिखेगा। तो दिख रहा है आपको 77 किसका है, नाइट्रोजन का, 554 फास्फोरस का, 889 है आर्सेनिक का, 1860 है आपका एंटीमनी का, और बिस्मथ का होता है 1837। और यहाँ पर फिर से हमें क्या देखने को मिलता है, चूंकि यहाँ पर डी के साथ साथ एफ ब्लॉक भी एफ ऑर्बिटल भी आ गई है, तो अब वो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया है, ठीक है। तो अब इजीली आप उसको क्या कर सकते हैं, बॉइल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन आ जाता है यहाँ पर, जहां एक्सेप्शन नहीं बोल सकते इसको आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि एंटीमनी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बिस्मथ से क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बिस्मथ में अब एफ ऑर्बिटल भी आ गई है, जिससे के कारण की इलेक्ट्रॉन अब दूर हो गए हैं, या आप मॉलिक्यूल अणुओं में दूरी आ गई है। और चूंकि हमें क्या करना होता है, बॉइल करने पर हम लिक्विड को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इजी होता है, कम टेम्परेचर पे ही मॉलिक्यूल आपके दूर दूर चले जाते हैं। क्लियर है? तो जल्दी से इस टेबल को नोट करेंगे, उसके बाद हम आगे अगले पॉइंट्स पढ़ेंगे। ओके, तो बच्चों आगे देखेंगे, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की बात हमने की थी, ठीक है। कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ये हमने पढ़ा है कि जितनी भी जो आपकी क्या होती है, परमाणु की त्रिज्या होती है। आयनिक त्रिज्या का मतलब क्या है कि परमाणु आयन के रूप में भी तो हो सकता है ना। आयन के रूप में कैसे हो सकता है, जब उसने कोई इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है तो वो आयन बना लेता है। ऐसे आपने देखा था, जैसे आपने 9th-10th की क्लास में आयंस के बारे में पढ़ा है अपने, तो आयंस क्या होते हैं, जब आपका कोई भी परमाणु खुद से इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तो ऋणावेश किसी को दे देगा, तो ऋणावेश में कमी आ जाएगी। ऋणावेश में कमी आने का मतलब क्या है कि आपके धनावेश में वृद्धि होती है। तो जब कोई एटम किसी को इलेक्ट्रॉन देता है तो उसमें क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि उसने अपना ऋणावेश किसी को दे दिया है, उसके धनावेश में वृद्धि दिख रही है वहां पे,
ठीक है। वहीं पर जब कोई किसी से ऋणावेश लेता है यानी इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके ऋणावेश में वृद्धि होगी। जितना पहले था उसके पास उदासीन था वो, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल थे, धनावेश और ऋणावेश की मात्रा बराबर थी। जैसे ही उसने इलेक्ट्रॉन लिए यानी ऋणावेश लिया तो उसके ऋणावेश में वृद्धि हुई। ऋणावेश में वृद्धि होने के साथ साथ ही वो क्या बना देता है, ऋणायन बना देता है, यानी कि नेगेटिव आयन वहां पर बन जाता है। तो ये आयन हो गया। तो परमाणु केस में परमाणु की त्रिज्या और आपके आयन के केस में क्या हो जाएगी, आयनिक त्रिज्या या आयनिक रेडियाई जिसे आप कह रहे हैं। क्लियर है। तो कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई, कोवेलेंट किसके केस में, जब आपका परमाणु क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन की, तो वो क्या हो गया, कोवेलेंट हो गया। लेकिन जब वो एक इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे NaCl के केस में हम देखते हैं कि NaCl को इलेक्ट्रॉन दे देता है, या हम कहते हैं कि Cl ने Na से इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो वहां पर आपके आयनिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीज डाउन द ग्रुप। तो यही हम देख रहे थे कि नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ चलने पर क्या होता है, जो आपका कोवेलेंट और आयनिक रेडियाई है यानी परमाणु की जो त्रिज्या है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है धीरे धीरे। एंड देयर इज एप्रिशिएबल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियाई फ्रॉम N to P। ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन से फास्फोरस तक भी आपको क्या दिखती है, बढ़ोतरी होते हुए दिखती है। देयर इज स्मॉल इंक्रीज फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मथ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड D और F ऑर्बिटल इन हैवी एलिमेंट्स। N to P तो आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखेगा, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में अंतर आया है। लेकिन जो आपका आर्सेनिक और बिस्मथ पर आप जब चलते हैं तो उन दोनों के बीच में आपको बहुत कम चेंज दिखता हुआ। वो किसकी वजह से है, क्योंकि वहां पर कंप्लीटली फिल्ड D और F ब्लॉक का इंट्रोडक्शन हो गया है, यानी कि वो पाई जाती है। ठीक है, क्लियर है। जल्दी से इसे नोट करेंगे। चलिए, तो बच्चों होपफुली पी ब्लॉक में जितना आज हमने पढ़ा है इस सेशन में वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी बच्चे का किसी पॉइंट को लेकर कोई भी कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा, क्वेश्चन होगा आपके मन में, तो आने वाले सेशन में आप पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में हम कुछ और गुणधर्मों की बात करेंगे इस पी ब्लॉक के तत्वों की, और उसमें कौन सा ग्रुप 15 जिसे हम पढ़ रहे हैं। ओके, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।